जय भीम, जय संविधान, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंशु गौतम। आप देख रहे हैं एंटी क्राइम न्यूज चैनल। आज की कहानी कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण होगी, कुछ अहम मुद्दे की होगी। सुनेंगे जय भगवान जाटव जी। जय भीम साथियों, हमारे साथ में है जय भगवान जाटव जी एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध के साथ में। आज बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में कि जय भगवान जाटव जी का क्रांतिकारी मिशन शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे सर से। जी सर, आपका एंटी क्राइम न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानकारी देना चाहेंगे सर आज शिक्षा के क्षेत्र में? मैं एंटी क्राइम ब्यूरो का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मेरे को इस योग्य समझा कि मैं कुछ बात रखूँ। मैं बाबा साहब की जो सभी लोग याद जानते हैं, सभी को वो दोहराते रहते हैं, हर जगह चर्चा होती है, तो मेरा अपने समाज के सभी साथियों से आग्रह है कि जो बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम लोग आज काफ़ी हद तक शिक्षित भी हो चुके हैं, संगठित भी हमारा समाज पूरी तरह से है और संघर्ष भी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आ रहे, उसके कारण हो सकते हैं, हमें उसके ऊपर विचार करना चाहिए और उन कारणों का निवारण भी हम लोगों को करना चाहिए। इसलिए मैं आज सबसे पहले बाबा साहब का जो शिक्षित बनो का फार्मूला है उसके बारे में बोल चुका हूँ कि हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग किसी से कम नहीं हैं। आज हमारे बच्चे कंपटीशन में टॉप जा रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो, IAS, IPS, IFS बनने की बात हो या कोई किसी भी लेवल की बात हो, हम लोग इससे कम नहीं है। लेकिन अभी जो शुरू हुआ है कुछ समय से, कुछ वर्षों से जो शुरू हुआ है, एक दशक से मैं कह सकता हूँ कि जो एजुकेशन में डाउनफॉल शुरू हुआ है, मैं उसके ऊपर अपने लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उसके लिए सबसे पहले जो यहाँ की सरकार है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, सभी ने तय कर लिया है कि जो इस देश का दलित समाज है, इसको जहाँ से आया है, जो प्रोग्रेस की है, इसको वहीं प्रोग्रेस इसकी छीन लो और इनको वहीं पर पहुँचा दो जहाँ से ये आए हैं। हम इसका मतलब साफ साफ है कि हम लोगों को ये उसी पुरानी परंपरा में ढाल करके हमें वहीं ले जाना चाहते हैं और गुलामी कराना चाहते हैं। इसके लिए हमें सतर्क रहना है। आज हमारा बहुसंख्यक समाज और मुख्यतः दलित समाज पढ़ने लिखने में कम नहीं है, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ कि डाउनफॉल शुरू हुआ है, इस डाउनफॉल को हमें रोकना है और ये हम ही रोक सकते हैं। इसके लिए सरकार हमारे लिए कोई मदद करने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपना सोच लिया है कि हमें पढ़ने नहीं देना है। आज हमारे गांव देहातों से लेकर के शहरों तक यदि देखें तो अनपढ़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये बता दूं कि यदि हमने अपने बच्चों को 10वीं पास करा ली या 12th करा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज पढ़ा लिखा हो गया। ये पढ़े लिखों में नहीं कहलाएगा। ये लोग कहीं कोई छोटा मोटा जॉब या कोई भी कारोबार रोजगार करना चाहें, ये नहीं कर पाएंगे। या जितना भी इस देश में किताबें मौजूद हैं जिनमें कि कोई ज्ञान की बात है, कोई हमें समझने की बात है, सीखने की बात है, वो हमारे लिए वो किताबें उपलब्ध है ही नहीं। और यदि उपलब्ध हैं भी, हम जा कर के कहीं लाइब्रेरी वगैरह में हम लोग कुछ स्टडी भी करना चाहें तो हमारे बच्चों में ये दिमाग पैदा ही नहीं किया। ये माहौल ही हमारे लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने माहौल पैदा ही नहीं किया कि हम लोग लाइब्रेरी वगैरह में जा कर के पढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोग कभी नोट नहीं किए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना भी लिटरेचर है जिससे हमें ज्ञानवर्धक होना है, वो सारा का सारा अंग्रेजी भाषा में है, इंग्लिश में है। और इंग्लिश में हमारे 99% आदमी लगभग अनपढ़ से हैं। वो लोग 99% ऐसे हैं जो अंग्रेजी की किताब ना पढ़ सकते, ना वो अंग्रेजी के अखबार पूरी तरह सब पढ़ सकते। लैंग्वेज प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि हम लोग यदि कुछ आगे बढ़ने में जो रुकावट आती है वो हमारे लिए है इंग्लिश की रुकावट। इंग्लिश की रुकावट का मेन कारण यही है
कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, और जो कुछ लोग पहुँचे हैं वे लोग खुद भी उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें मेहनत करनी चाहिए। मेरा पढ़ा लिखा जो समाज है आज उसकी ड्यूटी है कि हमारा जो अनपढ़ समाज रह गया है या जो कम पढ़ा लिखा है या जो 12वीं तक पढ़ रहा है उसकी स्पेशल मदद करें। यदि हमने उन लोगों को ठीक से एजुकेशन दे दी, दिलवा दी, तो वो बच्चा कभी रुकेगा नहीं। आपको नहीं पता, केंद्रीय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय में हमारा 22.5% का कोटा है, लेकिन वो बेनाम का है, उसमें बड़ी हेरा फेरी है। उसका यदि कोई जानना चाहे तो मैं उसका बता दूंगा। वो भी हमारे लिए नवोदय विद्यालय में भी इसी तरह का है। इस तरह के जो सैनिक स्कूल हैं उनमें हम अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, नहीं भेजते हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं। तो जहाँ एजुकेशन अच्छी मिलती है या प्राइवेट स्कूल हैं उनमें कुछ लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत उनकी फीसें इतनी बढ़ा दी है प्राइवेट स्कूलों ने कि हमारे बच्चे वहाँ चाह करके भी, हमारे बच्चों के पेरेंट्स चाह करके भी उनकी फीस अदा नहीं कर सकते, और वो फीस अदा नहीं कर सकते तो वो उन स्कूलों में पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो रिटायर्ड अफसर रहे हो, चाहे वो किसी भी पद पर रहे हो, उनकी ड्यूटी है। जो लोग अभी सर्विस में हैं उन लोगों की ड्यूटी है। जो लोग बड़ी क्लासों में पढ़ रहे हैं उनकी ड्यूटी है कि वो हमारे नीचे के समाज को उसको पढ़ने में सहायक बने, उनकी मदद करें, उनको पढ़ाएं। मैं अपने समाज के सभी दलित भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा, और स्पेशली जो इस देश का जाटव चमार वर्ग है, जो चमार वर्ग है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा थोड़ा ठीक है, उनकी ड्यूटी सबसे ज़्यादा बनती है कि जितने भी हमारे समाज के दलित भाई हैं, चाहे वो जाटव चमार हो या जो भी हो, हम उनकी ज़्यादा मदद करें पढ़ाई में, और उनके लिए कम से कम हर आदमी, मैं इसके लिए शपथ दिलाऊं तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन समझदार लोग हैं, ये मेरी जो आज की मेरा विचार है, ये मेरा विचार देश के हर कोने में जाने चाहिए। चाहे वो मलयालम बोलने वाले हो, चाहे वो हिंदी बोलने वाले हो, चाहे पंजाबी बोलने वाले हो, किसी भी भाषा के आदमी हो, वहां तक ये बात जरूर जानी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। सरकार के ऊपर हम लोग निर्भर नहीं रहेंगे। हम लोग अपने लेवल पर, अपने तरीके से, बाबा साहब के आशीर्वाद से हम इतने पढ़ने लिखने का मौका मिला, हम लोग यहाँ से पहुंच चुके हैं। अब हमारे साथियों का, सभी का, जो पढ़ लिख गए हैं, सभी की ड्यूटी है कि वो कम से कम एक बच्चे को, 2 बच्चे को, 4 बच्चे को गोद ले ले, और डेली कम से कम समाज के ऊपर 2 घंटे कम से कम हर आदमी, हर महिला, हर बहन हमारी, हर बेटी हमारी ये शपथ ले ले कि उसने 2 घंटे समाज के लिए लगाने हैं और बच्चों को पढ़ाना है। यदि उन्होंने ये काम उठा लिया तो हम सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, और हमारे बच्चे पढ़ करके आगे से आगे अपने आप आगे बढ़ना शुरू होंगे। यदि हम बच्चों की फाउंडेशन मजबूत बना सके तो बच्चों की फाउंडेशन मजबूत, आप 12वीं तक की फाउंडेशन मजबूत बना दीजिए, आगे हमारे बच्चे निकल जाएंगे। ये आगे पढ़ने में आज की तारीख में जो बड़ी परेशानी आ रही है वो हमारा हायर एजुकेशन में हमारा ड्रॉप आउट रेट 70% है। ये सरकारी आंकड़े हैं, मैं जो अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं सरकार के आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूँ कि जो हायर क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उन बच्चों में 70% ड्रॉप आउट रेट है। वो भी हम लोगों को रोकना है कि वो 70% घट करके मिनिमम पे आ जाए और हम लोग हायर एजुकेशन में भी आगे बढ़े। इसलिए एक कार्यक्रम दे दो, सब आदमी अपने 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 क्षेत्रों में, अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्लों में, कहीं भी हो, हमारा जहां भी बच्चा हो उसको वो पढ़ाओ का कार्यक्रम शुरू करें। जो बड़ी क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बीए में हैं, एमए हैं, एमएससी कर रहे, बीएससी कर रहे, जो बीटेक कर रहे, एमटेक कर रहे, वो चाहे जो हो, जो भी पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को भी मेरे ये एक तरह का उनको भी ये समझ दिलाना चाहता हूँ
कि वो 2 घंटे कम से कम छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो भी पढ़ करके होशियार हो जाएंगे और वो भी जो पढ़ने वाले हैं वो भी होशियार हो जाएंगे, पढ़ाने वाला खुद होशियार हो जाएगा। जो मेरी इस बात को समझ जाएगा उसको समझ में आएगा कि हाँ ये बात ठीक है और वो आगे बच्चे आगे से आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। दूसरा मेरा अपना कहना ये है कि यदि कोई बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में दिक्कत महसूस करे तो वो उसकी किताब की, उसकी जो बुक्स हैं बच्चे की, उसकी बुक से या बुक्स के बाहर से भी उनको 20 अक्षर डेली इंग्लिश के टफ वर्ड जिनको बोलते हैं, जो टफ वर्ड है 20 वर्ड इंग्लिश के और 20 वर्ड हिंदी के और या जो उसकी अपनी लैंग्वेज है उनकी स्पेलिंग डेली उनको लिखवाएं और डेली उनको याद कराएं और अगले दिन नए दिन फिर 20 अक्षर दें, उनको फिर देखें, अगला पिछला उनका रिपीट करें। जिन बच्चों के स्पेलिंग ठीक हो जाएंगे वो बच्चा ऑटोमेटिकली आगे जाएगा। तो उसमें ज्यादा पढ़ा लिखे की बात नहीं है। यदि नहीं है वो किताब से देख करके उसको अक्षर लिखवाए, कि अखबार को देख करके लिखवाए। कोई जरूरी नहीं है कि वो जो पढ़ाने वाला है उसको भी सब बातें याद हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यदि वो किताब से या अखबार से या कहीं से भी पढ़ाएगा तो उस बच्चे की भी तैयारी हो जाएगी जो बच्चा पढ़ा रहा है और उसकी भी तैयारी हो जाएगी जो पढ़ रहा है। तो इससे डबल फायदा होगा और मेरा समाज पढ़ लिख करके जो दूसरे समाज है वो उसके आगे निकलेगा। मैं जो हमारे समाज को अभी तक नहीं पता वो मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे लोगों में दिमाग है, जो हमारे लोगों में सोच शक्ति है, वो दूसरे वर्गों से, चाहे वो बढ़िया हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो दूसरे स्वर्ण जाति का हो या कोई भी जाति का हो, उससे कहीं ज्यादा दिमाग हमारे लोगों के अंदर है और वो सबसे ज्यादा आगे पहुंच सकते हैं। उनको याद रखना ही चाहिए कि बाबा साहब ने जो शिक्षित बनने की बात कही है वो यूं ही नहीं कही है। पूरी स्टडी के बाद उन्होंने ये तय किया कि हमारे बच्चों को पूरी तरह पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना है तो पढ़ाई, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। इसलिए सारा समाज मेरी जो ये आज से ये बात सुने, मेरा उनसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि वो लोग जुड़ जाएं। कोई दूसरा आपको उठाने या बताने या समझाने नहीं आएगा। आप लोग अपना ये धर्म मान ले और धर्म मान करके ये तय कर ले कि मैंने 2 घंटे समाज के लिए पूरी तरह से लगाना है और समाज को आगे बढ़ाना है। इसलिए मेरा सारे समाज के साथियों से अनुरोध है कि वो पढ़े पढ़ाएं। ये कार्यक्रम हमारा तुरंत चालू होना चाहिए। दूसरी बात मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इसके अलावा जो हमारी ऊंची क्लास में पढ़ने वाले उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो MSc PhD जो भी कोई आगे क्लासेस में जा रहा है, ऊंची लेवल की पढ़ाई कर रहा है, उसको कम से कम 2 घंटे लाइब्रेरी में जाकर के अपनी स्टडी करनी चाहिए और जो अच्छी अच्छी किताबें हैं उनसे नोट बनाने चाहिए और उसको बाकी समाज को भी हमारे को बताना चाहिए कि आज क्या चल रहा है इस देश में। अभी जिस एजुकेशन हमें दी जा रही है उस एजुकेशन से हम लोग, जो सरकारी एजुकेशन है उससे हम कहीं नहीं पहुंच सकते। और सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लाए है उसमें तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इसलिए आप उस शिक्षा नीति को एक तरफ रखें, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लें, लेकिन आप अपने लेवल पे अपने बच्चों के लिए पढ़ाएं। दूसरी बात मैं जो लोगों से, अपने समाज से कहना चाहता हूं कि वो लोग एजुकेशन पर ध्यान देते हुए अपने अपने क्षेत्रों में लाइब्रेरी खोलें। हर जगह पर, चाहे वो आप 200 किताब रखें, चाहे 500 रखें, चाहे 10,000 रखें, जो किताबें रखना चाहते हैं वो रखें। उससे बच्चे उस कम आएंगे और लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने की आदत बनेगी और आगे वो पढ़ने का उनका उत्साह बढ़ेगा। इससे हमारे समाज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको उत्साहित करना बहुत जरूरी है। इसलिए उनको पढ़ना पढ़ाना बहुत जरूरी है। ये मैं और एक मैं अपने सब साथियों से, जितने भी मेरे समाज के जितने भी आदमी हैं, जिनके भी घर में बच्चे पढ़ने पढ़ाने वाले हैं या नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, वो इंग्लिश के न्यूज़पेपर वगैरह जरूर पढ़े। चाहे वो वहाँ पढ़े, चाहे लाइब्रेरी में पढ़े,
यदि वो खरीद नहीं सकते तो लाइब्रेरी में पढ़े जा करके। लेकिन न्यूज पेपर जैसे हिंदू है या दूसरे पेपर, हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया है, नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ऐसे और अखबार मुख्यतः हिंदू जैसे अखबार को हम लोग को पढ़ना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस भी है, इंडियन एक्सप्रेस बहुत बढ़िया अखबार है, सबसे बेटर, सबसे अच्छी न्यूज आपको देता है। तो इंडियन एक्सप्रेस वगैरह के पेपर मंगवा करके उनको पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। तो मेरा आज ज़्यादा न कहते हुए एक थोड़ा सा और ये कहने का है कि जो हमारा समाज है उसको घर में अपना मजबूत रहना चाहिए। आज हमारे घर में यदि एक पागल कुत्ता या कोई भी जानवर घुस जाए, हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। मैं हर अपने समाज के आदमी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम यदि कोई भीड़ आ जाए उसको आपको रोकना है। यदि कोई आपके ऊपर 5-7 आदमी, 10 आदमी, कोई भी किसी भी समाज के आगे आपके ऊपर हमला करने लगे तो हमले का जवाब देने के लिए, हमले को रोकने के लिए आपको घर में तैयार रहना चाहिए। मेरे समाज में एक डंडा नहीं मिलता। मैं अब इतना बूढ़ा हो चुका हूं, मैं भी अपने घर पे ये देखिए एक डंडा, जी बिल्कुल, मेरे हर कमरे में, हर घर में पूरी तरह डंडा भी है और भी बहुत कुछ है। सब तरह का लेकर के, हथियार से लेके सब चीज मैं अपने घर में मैं रखा हूं तो मेरे समाज के हर भाई बहन के घर में इस तरह का जरूर इंतजाम मसला होना चाहिए कि यदि कोई दुश्मन हमारे को आकर के, कहीं कहीं हम लोग इकले घर में भी रहते हैं, कहीं कहीं हम मोहल्लों में भी रहते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि जो बदमाश लोग होते हैं 4-5 लड़के आएंगे और पूरे मोहल्ले को तबाह करके चले जाएंगे, आग लगा जाएंगे, बहन बेटी की इज्जत लूट जाएंगे। अरे कैसे लूट जाएंगे? जो बहन बेटी की इज्जत लूटने के आया है और वो इस कर्म करके जाएगा तो वो वापस कैसे चला जाता है? वो वापस नहीं जाना चाहिए, किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाना चाहिए। इसलिए मेरा सब लोगों से अनुरोध है, जो मेरे समाज के हैं वो लोग मुकाबले के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि कई लोगों ने ये स्कीम बनाई कई बार कि वो हमारे लोगों पे हमला करेंगे। अभी तक वो मुसलमानों के साथ होता था, अभी वो हमारे दलित भाइयों पे कर रहे हैं। तो एक तो मेरा ये कहना है कि वे मुसलमान भाइयों से दोस्ती करें, उनको अपने साथ मिलाएं, हम उनके साथ बैठे। अभी मुसलमान वो झेल रहे हैं, कल हम झेलेंगे, इसलिए हम पहले से तैयारी क्यों ना करें। जो लोग हमला करते हैं या करवाते हैं, जो हमारे ऊपर करते हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं, उनको जब चाहे हम निचोड़ दें। लेकिन हम लोग जो थोड़ी बहुत कमी है उसको दूर कर ले, हम मुसलमान भाइयों को अपने साथ मिलाएं, हम मुसलमानों के साथ मिले, उनके हर दुख में, तकलीफ में हम शामिल हो, वो हमारे में शामिल होंगे। तो आज आपको पता लगेगा, कुछ दिन बाद रिजल्ट आएगा कि जो अत्याचारी हैं, जो हम लोगों के ऊपर जघन्य कांड करते हैं, जो हम लोगों को मारने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं देंगे और वो अपनी भीख मांगते फिरेंगे अपने जान की। वो हम लोगों के ऊपर हमले नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को यदि हम 2 आदमी ही मिल जाए और तीसरा ST भी मिलेगा, आपको चौथा बैकवर्ड क्लास के आदमी मिलेंगे। बैकवर्ड में बहुत हमारे साथी ऐसे हैं जो हमारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है, इसलिए हमें बैकवर्ड का साथ भी लेना चाहिए। कुल मिलाकर हम 6743 जातियों में बटे हुए हैं। तो हम सब लोग जितनी जातियों में बटे हैं, हम लोगों को एक दूसरे के यहाँ आना चाहिए, चाय पानी पीनी चाहिए, उनको अपने घर के पिलानी चाहिए। हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ा के चले। और मेरा जितने भी पिछड़ी जाति के हमारे भाई हैं, जो पिछड़ी जातियों में भी उच्च जाति के भाई हैं, वो लोग अपने समाज को समझाएं, जो गरीब है उनको भी साथ रखें और जो दलित भाई हैं उनको भी साथ रखें। यदि आज आप उस तरह से, हम बहुजन की बात करते हैं, 85% की बात करते हैं, लेकिन 85% आदमियों को इकट्ठा हो जाए तो कौन राज करेगा इस देश में? कौन इस देश का मालिक होगा? लेकिन ये बातें करने से नहीं होंगी ना, इसको बढ़ाना पड़ेगा, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाना पड़ेगा। ब्याह शादी से लेके हर जगह आना जाना, मरने में जीने में सब साथ निभाने के लिए कसम उठाए और सब आपस में प्यार बढ़ाए, तभी जाकर के आपको मिलेगा। ये मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि जो लोग मनोबल छोड़ दे बैठे हैं, अभी मैंने कई बार कई कैसेट कई आती है
उनको मैंने देखा है कि दो लड़के हमारे जा रहे, किसी 4 लोगों ने आकर के उनको लाठी बजानी शुरू करके वो पिटते रहे। एक ने भी उसको लाठी छीनने की कोशिश नहीं की, एक ने भी उसको लाठी छीन के वापस मारने की। अरे रोटी हम भी वही खाते हैं, रोटी वो भी वही खाते हैं, आपका मनोबल क्यों टूट गया? बाबा साहब ने कहा है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। ये किसी के कहने बताने की बात नहीं है, बाबा साहब कह गए हैं। इसलिए हमें ना जुल्म करना है ना जुल्म सहना है। इसलिए बाबा साहब की बात को मानते हुए हमें जुल्म सहना ही नहीं है। चाहे हम मर जाए, मिट जाए, बर्बाद हो जाए, वो बात देखी जाएगी, लेकिन जुल्म सहना नहीं है। हम जुल्म सहने के आदी नहीं हैं और ना हम कभी रहे हैं। जो अभी तक का समय गुजरा वो सबने देखा है, लेकिन आगे हमारे लड़के नौजवान भाई ये समझ ले, अपना मनोबल ढीला ना करें। वो किसी तरह से भी, किसी भी रूप में, किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति धर्म के आदमी से कम नहीं है। हम लोग आपस में हिंदू मुसलमान, जो अपने हिंदू कहते हैं, मैं तो हिंदू हूं नहीं, मैं तो हिंदू अपने समाज को मानता ही नहीं, हम कभी हिंदू बने ही नहीं, किसी ने हमें बनाया हिंदू। हम तो बौद्धिस्ट थे, भगवान बुद्ध के मानने वाले थे और रहे हैं और रहेंगे। हमारा हिंदू धर्म से, हिंदू से कोई मतलब नहीं। हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू को हम मानते हैं, घरों में हमने जबरदस्ती पता नहीं कितने घर में वो घुसा रखे हैं, कोई सूंड वाला, कोई बेसूंड वाला, कोई हाथी वाला, कोई पूंछ वाला, कोई क्या। इससे क्या हो रखा है? तो हमारी बहनें जो भी है वो जो ज्यादा मंदिरों में जाती है, हमें नहीं जाना चाहिए। हमारी नाक कटा दी हमारे राष्ट्रपति ने, वो गए मंदिर, जबकि उनको पता था कि तुम्हें मंदिर में नहीं घुसने देगा, तो उसको नहीं जाना चाहिए था। तो मेरा ये अनुरोध है अपने समाज से कि जो राष्ट्रपति ने नाक कटाई है वो तो जो हम होगा वो तो हो गया। अब उसका जो भी है, आगे हम लोग कोई भी ऐसी बेइज्जती कराने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति की इज्जत है कि नहीं है वो तो वो जाने, लेकिन कम से कम हम अपनी इज्जत समझते हैं। हम किसी भी मंदिर में मत्था टेकने की बात तो दूर, हम थूकने भी नहीं जाएंगे किसी मंदिर में, हमारा कोई मतलब नहीं है मंदिर से। और मंदिर यदि मानते हैं और मंदिर को लेकर चले तो ये हजारों साल से मंदिर रहे, किसने हमारा भला किया? वो बाबा साहब तो बता चुके। ये मंदिरों में क्या रखा है? कोई कुछ नहीं है। पत्थर की मूर्तियां रख करके हम लोगों से पैसा धन लूटने की कोशिश करते हैं और उसी के ऊपर इनके सारे काम हो रहे हैं, उसी के ऊपर ये चल रहे हैं। इसलिए हम, मेरा सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि मंदिर की तरफ को देखना भी नहीं है, जाने की बात दूर, देखना भी नहीं है। और उसमें धन चढ़ाने की और वो दान देने की बात तो दूर की बात है। मैं अपनी बहनों से, बहुओं से, बहनों से, माताओं से, सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी मेरी बात को सुने वो इस बात को नोट कर ले कि ये भगवान के नाम का छलावा है। इस देश में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, ये इंसान सबसे बड़ी चीज है। माँ बाप भगवान होते हैं, ये उनकी सेवा करो, अपने माँ बाप की कहा मानो, उनकी पूरी आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो, यही आपके लिए भगवान है। इससे ज्यादा कोई भगवान नहीं है। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हुआ सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो मैंने अपनी बातें रखी हैं वो आप समाज के लिए रखी हैं। मैं इस समय काफी बुजुर्ग हो चुका हूं और मैं अब सारी जिंदगी का अपना तजुर्बा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस लिया है, उसके अनुसार मैं अपने समाज को गाइड करता हूं। इसलिए मेरी ड्यूटी भी है अपने समाज को गाइड करना, बताना कि ये सब झमेला क्या है। ये सिवाय झमेले के कुछ भी नहीं है। आप लोग पढ़ो, पढ़ाओ, एजुकेशन लो। और जो ये लोग कहते हैं हम संगठित नहीं है, हमसे ज्यादा संगठित इस देश में कोई नहीं है। हमारा समाज पूरा संगठित है और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष यदि कोई कमी है उसको पूरा करेंगे। और इस देश पे हमने सत्ता पे कब्जा करना है, इस देश पे राज करना है। हम इस देश के राज करने वाले रहे हैं। हमारी हिस्ट्री मिटा दी गई है। हमारे अंदर खून, राजाओं का खून है, किससे कम नहीं है। आपको जो मेरे भाई बहन नहीं जानते हो वो समझ ले, हमारा कोई भी आदमी गैंगस्टर नहीं मिलेगा इस देश में। हमारी बहन बेटी कोई धंधा करती नहीं मिलेगी, किसी की मिल सकती है, हमारी नहीं मिलेगी।
हमारे समाज का कोई आदमी बता दे कहीं भी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। ये मेरी 100% गारंटी है। आप लोग इसका पूरा अंदाजा लगा ले, पूरा पता कर ले। हमारा कोई भी बहन कोई धंधा करती नहीं मिलेगी, ये नोट कर ले। पता करके मुझे भी बता दे यदि कोई ऐसा है। और कोई भी आदमी भीख मांगता दिखाई दे तो उसको लाइए, उसका हम खर्चा समाज से उठाएंगे। कोई आदमी का हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं, वो हमारे खून में ही नहीं है। हमारा डीएनए टेस्ट कराएंगे तो पाएंगे कि इस देश के राजा हम थे, हम हैं और हम देश के राजा बन के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। ये मन में जो हीन भावना रख पाल ली है हमारे साथियों ने, वो हीन भावना निकाल दे और वो लोग पढ़ने पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दे, जब ही हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाइयों का, सभी बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी बात के ऊपर जरूर अमल करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भगवान जाटव जी ने बहुत ही अच्छी खासी जानकारी दी आप लोगों को।